दोस्तों, मोहित रैना भले ही बड़े पर्दे पर ज्यादा दिखाई ना देते हों, लेकिन जब भी उनकी कोई सीरीज आती है तो मैं वो जरूर देखता हूँ। भाई, इस बंदे में ना दम है। ये काफी अंडररेटेड है और उतनी ही अंडररेटेड है इनकी ये सीरीज जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस सीरीज का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इसी साल रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत सेंट्रल जेल से होती है, जहां आशु नाम का एक कैदी फूट फूट कर रो रहा होता है। उसका सेलमेट कमलेश परेशान होकर बाहर जाकर ऑफिसर्स को बुलाने जाता है। थोड़ी देर बाद कमलेश खुद आशु के पास आता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो अपनी कहानी सुनाता है। मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और मुझे एक मर्डर के इल्जाम में यहाँ लाया गया। असल में एक रात मेरा अपने पैसेंजर से झगड़ा हो गया था। वो पैसेंजर नशे में था, जबकि मैं परिवार की टेंशन में था, इसलिए मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। हालांकि पब्लिक ने हमें अलग कर दिया था और बात भी खत्म हो गई थी, लेकिन उस रात उस पैसेंजर का मर्डर हो गया और पुलिस मुझे सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट करके ले गई। तब से लेकर आज तक मेरा वकील मुझे बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और मैं जेल में सड़ रहा हूँ। फिर कमलेश आशु से पूछता है, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? तो आशु कहता है कि मैं भी मर्डर के इल्जाम में बंद हूँ। ये सुनकर कमलेश को हंसी आ जाती है, क्योंकि आशु को ऐसे उदास और रोते देखकर वो सोच रहा था कि आखिर कैसे कोई कातिल इतना कमजोर हो सकता है कि मर्डर करने के बाद खुद ही रोने लग जाए। अब आशु बताता है कि जहां मैं काम करता था वहां रेस्टोरेंट के मालिक मार्टिन लोगोस का कत्ल हो गया था और इत्तेफाक से उसने कुछ देर पहले ही मेरे हकलाने का मजाक उड़ाया था। इसलिए सबको यही शक है कि गुस्से में मैंने ही उसे मार डाला। फिर मार्टिन लोगोस का नाम सुनते ही कमलेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस पैसेंजर के मर्डर के इल्जाम में वो बंद है वो आदमी भी मार्टिन लोगोस ही था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है। उस दिन 14 साल बाद आशु को सेंट्रल जेल से रिहाई मिली थी, क्योंकि वो पहले भी एक कत्ल के इल्जाम में 14 साल से बंद था। फिर हम देखते हैं कि उसके जेल से छूटते ही उसका भाई मैक्स उसे लेने आता है। दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन ये प्यार वन साइडेड है। असल में मैक्स आशु को पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। लेकिन फिर भी मैक्स उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है, क्योंकि उसका उसके अलावा कोई और है भी नहीं। इसके बाद दोनों मैक्स के नए विला प्रोजेक्ट को देखने जाते हैं, जहां मैक्स उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शास्त्री कॉलोनी और आसपास के इलाके को खाली करवाना होगा और फिर हम यहाँ पर मिनी गोवा बनाएंगे। उनकी बातों से लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैक्स ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो वो बर्बाद हो जाएगा। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों एक बार में पार्टी करने जाते हैं, जहां आशु अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। साथ ही मैक्स उसे अपनी गर्लफ्रेंड निशा से भी मिलवाता है, जो हर कदम पर उसका साथ देती है। इस बीच मैक्स का दोस्त मैक्स से कहता है, आशु आ तो गया, लेकिन अब उसे कहाँ रखोगे? तो मैक्स कहता है, फिलहाल मेरे साथ मेरे घर पर रहेगा, आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। यहाँ उसकी बातों से ये साफ है कि वो आशु से प्यार नहीं करता, क्योंकि वो चाहता तो उसे अपने बंगले में जिंदगी भर भी रख सकता था, लेकिन निशा के बारे में सोचकर वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि आशु की मुलाकात मैक्स की बेटी ईरा से होती है। ईरा उससे कहती है कि मैं आपकी सोशल मीडिया पर एक आईडी बना देती हूँ, ताकि जब आप चाहो अपने दोस्तों से चैट कर सको। लेकिन आशु सोचता है कि ये सब उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि ना तो उसका कोई दोस्त है और ना ही उसे फोन चलाना आता है। और इसकी वजह ये थी कि उसने पिछले 14 साल जेल में गुजारे थे। ऐसे में सोशल मीडिया तो दूर, मोबाइल भी उसके लिए एक नई आधुनिक चीज थी। अब अगले सीन में मैक्स और उसके ऑफिस के लोग कैथी नाम की मेंबर से बहस कर रहे होते हैं, जो उसके विला प्रोजेक्ट की मेंबर्स में से एक थी। यहाँ कैथी उससे कहती है कि मैं अपने सारे पैसे लेकर रहूंगी, वरना मुझे कंपनी के कई राज पता हैं जो मैं सबको बता दूंगी। अब मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, लेकिन जब वो नहीं मानती तो गुस्से में मैक्स का दोस्त शार्दुल उसे थप्पड़ मार देता है। ये सब देखकर मैक्स की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जानता था
कि अगर कैथी ने उनके ऊपर असॉल्ट का इल्जाम लगा दिया तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशु से मिलने सेंट्रल जेल की डीसीपी लीना आती है। असल में लीना ने जेल में आशु की बहुत मदद की थी, क्योंकि उसके लिए आशु का स्वभाव काफी अच्छा था। वो आज भी उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जेल में काम कर सकते हो, लेकिन आशु कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा भाई मैक्स मुझे कोई ना कोई काम दिलवा ही देगा। पर लीना ये सुनकर हैरान होती है कि आशु मैक्स जैसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता है। हालांकि वो फिर भी आशु को ज्यादा फोर्स नहीं करती और वहां से चली जाती है। लेकिन लीना के जाने के बाद आशु तय करता है कि वो रात को मैक्स से इस बारे में बात करेगा। इसके बाद जब वो घर लौटता है तो मैक्स निशा के साथ रोमांस कर रहा होता है। अब आशु के दिमाग में लीना की कही हुई बातें चल रही होती हैं, इसलिए मैक्स को बाहर बुलाने के लिए वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है ताकि देख सके कि उसका भाई उससे प्यार करता है या नहीं। लेकिन मैक्स ये देखते ही फौरन बाहर आ जाता है और आशु की मरहम पट्टी करने लगता है। अब बातों बातों में आशु मैक्स से काम मांगता है और चाहता है कि मैक्स उसे अपने नए प्रोजेक्ट में शामिल कर ले, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि पहले ही उस कैथी को लेकर हम टेंशन में हैं और अगर इस मूवमेंट पर प्रोजेक्ट में तुम्हें शामिल किया तो डिटेल्स समझाने में बहुत वक्त लगेगा। अब कैथी का नाम सुनकर आशु को अजीब लगता है। वो उससे पूछता है, कैथी तुम्हें क्या टेंशन दे रही है? तो मैक्स उसे पैसे वाली सारी बात बता देता है और ये सुनकर आशु तय कर लेता है कि वो अपने भाई की टेंशन दूर करके ही रहेगा, चाहे कैथी को मारना ही क्यों ना पड़े। दोस्तों याद रखिए, ये सब असल में आशु और कमलेश के बीच में हो रही बातों से 2 हफ्ते पहले की बात है। खैर, अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ आशु की बात सुनकर कमलेश खुद को बचाने का तरीका ढूंढ लेता है। वो पूछता है, तुमने मार्टिन को कैसे मारा? तो आशु कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, हालांकि मैं उस रात काफी नशे में था। लेकिन कमलेश उसके कमजोर दिमाग का फायदा उठाता है और उसे कहता है कि तुमने ही उसे मारा है, नशे में तुमने उसे मार डाला और होश आने पर भूल गए। ये सुनकर आशु टेंशन में आ जाता है, जबकि कमलेश कहता है, टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। अब कहानी यहाँ से वापस पास्ट में लौटती है, जहाँ आशु कैथी के बारे में पता लगाता है और 2 बातें जानता है। पहली ये कि कैथी को शराब बहुत पसंद है और दूसरा उस पर अपनी बेटी को मारने का इल्जाम है, और वो इल्जाम उस पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस के हिसाब से लगा था, जिसमें उसे इस बात का सस्पेक्ट माना गया था कि नशे की हालत में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी बेटी मारी गई। हालांकि कैथी खुद आज तक उस दुख से उबर नहीं पाई। आशु अब कैथी को डायरेक्ट नहीं मारता, बल्कि पहले वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है ताकि वो उससे इमोशनली जुड़ सके। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां कमलेश बार बार आशु से कह रहा था कि तुमने ही नशे में मार्टिन का कत्ल किया है, जबकि आशु को ये तक याद नहीं था कि मार्टिन आखिर मरा कैसे। पर फिर भी वो उससे कहता है कि मैंने शायद उसके गले पर वार किया होगा, जिससे वो मर गया होगा। लेकिन इतने में कमलेश उससे कहता है कि नहीं नहीं, तुमको ये बात कोर्ट में नहीं कहनी, बल्कि तुम्हें कोर्ट में कहना है कि तुमने मार्टिन के गले पर नहीं, बल्कि पीठ, बाजू और सीने पर वार किया था। अब आशु समझ नहीं पाता कि ये कमलेश की एक चाल है जिसमें वो फंसता जा रहा है, क्योंकि असल में मार्टिन को चाकू इन्हीं जगहों पर मारे गए थे। यानी अगर आशु ने कोर्ट में ये कह दिया तो कोई भी वकील उसे नहीं बचा पाएगा, और कमलेश ये अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इस बीच उन दोनों को ये पता नहीं था कि उनके सेल में लगा सीसीटीवी किसी और तक उनकी बातें पहुंचा रहा था, और वो थी लीना। अब लीना कमलेश के दिमाग से हैरान रह जाती है कि ये आदमी कितनी चालाकी से आशु को फंसाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद सीन वापस से पास्ट में आता है, जहां अब तक आशु कैथी को पूरी तरह से प्यार में फंसा लेता है। फिर जब कैथी इमोशनली जुड़ जाती है, तब आशु अपना असली खेल दिखाता है। वो उससे कहता है कि इंसान जितना अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है कि उसने कितने गलत काम किए हैं। आगे वो कहता है कि तुम भी रोज सोचती होंगी कि अगर उस दिन नशा ना किया होता तो तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती। अब आशु की हर बात कैथी को तीर की तरह चुभती है। उसने आज तक इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी, इसलिए आशु के जाने के बाद कैथी खुद की जान ले लेती है, और इस तरह आशु का प्लान सफल हो जाता है। अगले दिन जब आशु मैक्स के ऑफिस जाता है तो देखता है कि वहाँ सभी कैथी की मौत की खुशियां मना रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अकेले में आशु मैक्स से कहता है कि अब तो कैथी मर गई, तो क्या अब मैं तुम्हारे विला प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ? अब ये सुनकर मैक्स को आशु पर शक होता है और उसे लगता है कि कैथी की मौत और आशु का काम मांगना ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
इसके बाद मैक्स उससे कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें अपना रहना खाना खुद संभालना होगा। ये सुनकर आशु को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि उसने अपने भाई की मुसीबत कम करने के लिए कैथी को ठिकाने लगाया था, जबकि अब मैक्स उसे घर से निकाल रहा था। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद आशु वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में डीसीपी लीना आशु को पुलिस स्टेशन बुलाती है, और जब वो जाता है तो वो उसे मार्टिन की मौत के बारे में बताती है और उसके पास से खींची गई तस्वीरें दिखाती है। फिर आशु उन्हें देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि पुलिस अब मार्टिन की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराएगी। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत आशु से होती है, जो अब शास्त्री कॉलोनी में घर किराए पर लेने के बारे में सोच रहा होता है। आशु जानबूझकर इसी कॉलोनी को चुनता है ताकि वो मैक्स के प्रोजेक्ट पर नजर रख सके। फिर थोड़ी देर के बाद आशु की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त एमी से होती है। आशु पहले तो एमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि एमी पहले लड़का थी, लेकिन उसने सर्जरी करवाकर खुद को लड़की बना लिया था। एमी और आशु कई सालों बाद मिले थे, इसलिए आशु उसके साथ कुछ वक्त बिताता है। फिर एमी बताती है कि मैक्स डेवलपर ने आज टेंडर के लिए लोगों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो अपने नए विला प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अब ये सुनकर आशु हैरान रह जाता है, क्योंकि मैक्स ने उसे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने दोस्त फ्रेडो पर चिल्ला रहा होता है, और ये फ्रेडो असल में पेशे से एक वकील था। अब मैक्स उससे कहता है कि तुमने पैम्पलेट्स सही से नहीं बांटे होंगे, इसलिए हमारी मीटिंग में सिर्फ एक बूढ़ी महिला को छोड़कर कोई नहीं आया। लेकिन फ्रेडो समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने सारे पैम्पलेट्स ठीक से बंटवाए थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो महिला मैक्स को कहती है, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं आएगा, और ऐसा कहकर वो अपने बैग से फ्रेडो के बांटे सारे पैम्पलेट्स निकालकर फेंक देती है। दरअसल ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि शास्त्री कॉलोनी की मालकिन देशमुख बाई थी। उसने अपने आदमियों को पहले से ही बोल रखा था कि मैक्स डेवलपर्स की मीटिंग में कोई ना जाए। फिर वो मैक्स को कहती है कि तुम मेरी मर्जी के बिना शास्त्री कॉलोनी को छू भी नहीं पाओगे, और अगर डेवलपमेंट का काम रोकना नहीं चाहते तो मुझे सही कीमत देनी पड़ेगी। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है, क्योंकि वो पहले ही प्रोजेक्ट में बहुत खर्च कर चुका था। वो जानता था कि देशमुख बाई की ये शर्त उसका प्रोजेक्ट बर्बाद कर देगी, लेकिन फिलहाल मैक्स जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहता था, इसलिए अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर बाहर पहुंचकर मैक्स देखता है कि उसकी गाड़ी देशमुख बाई के लोगों ने कचरे से लेप दी है। अब वो कचरा साफ करने का काम फ्रेडो को सौंपकर चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब फ्रेडो गाड़ी साफ कर रहा होता है, तभी उसकी नजर आशु पर पड़ती है। तो फ्रेडो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर आशु कहता है कि मैंने इसी कॉलोनी में घर किराए पर लिया है। असल में आशु को पहले से अंदाजा था कि मीटिंग गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो फ्रेडो से कहता है कि मैं यहीं रहकर मैक्स की मदद करूंगा, लेकिन फ्रेडो उसे समझाता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना सेफ नहीं। एक तो देशमुख बाई की वजह से मैक्स का नुकसान हो गया, और अगर तुम यहाँ रुके तो उसकी टेंशन और बढ़ जाएगी। फिर जाते वक्त आशु फ्रेडो से कहता है कि तुमने मुझे अभी तक थैंक यू नहीं बोला, लेकिन फ्रेडो समझ नहीं पाता कि आशु किस बारे में बात कर रहा है। पर इतने में आशु कहता है, अगर मैंने उस दिन इल्जाम अपने सिर ना लिया होता तो आज तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो मेरी होती। ये सुनकर फ्रेडो एकदम से सहम जाता है और इस बात को अवॉइड करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में मैक्स की पत्नी निशा मैक्स से मीटिंग के बारे में बात करने आती है। यहाँ मैक्स उसे देशमुख बाई वाली बात नहीं बताता, बल्कि झूठ बोलता है कि मीटिंग अच्छी रही, शास्त्री कॉलोनी में काम जल्द शुरू हो जाएगा। ये सुनकर निशा खुश होकर चली जाती है। इसके बाद मैक्स थोड़ा सोचता है और फिर देशमुख बाई से सौदा करने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर आशु एमी से जाकर पूछता है कि आखिर ये देशमुख बाई कौन है। तो एमी कहती है कि वो एक बहुत खतरनाक औरत है। 3 पीढ़ियों से उसका खानदान शास्त्री कॉलोनी की देखरेख करता है। लोग उसके खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके कर्ज तले दबे हैं। वो कहती है कि उसके 2 बेटे हैं, सूर्या जो माँ के साथ कारोबार संभालता है, और बाब्या छोटा बेटा है जिसे वो बहुत ही लाड़ प्यार से रखती है। अब ये सुनकर आशु के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तय करता है कि देशमुख बाई को मजबूर करने के लिए उसके छोटे बेटे बाब्या को टारगेट करेगा, और अब वो अपने मिशन में लग जाता है। अब अगले सीन में मैक्स देशमुख बाई को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे कई ऑफर्स देता है, लेकिन वो सब के सब ठुकरा देती है और कहती है, अगर तुम्हें अपना विला प्रोजेक्ट पूरा करना है तो मुझे नदी किनारे 3 विला बनाकर देने होंगे। ये सुनकर मैक्स को हंसी आ जाती है, क्योंकि 3 विला का मतलब प्रोजेक्ट की 1/3 लागत है,
और वो इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन मैक्स के बर्ताव पर देशमुख बाई अब उसकी माँ के बारे में बुरा भला कहने लगती है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरी गाड़ी गंदी की, फिर मेरी मीटिंग खराब की, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुमने मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलकर साबित कर दिया है कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। इसके बाद जाते वक्त मैक्स कुछ सोचते हुए देशमुख बाई को एक पार्टी का इनविटेशन देता है और कहता है कि अगर मेरा ऑफर पसंद आए तो इन रिस्पेक्टेड लोगों के साथ पार्टी में शामिल हो जाना। तभी हम आशु को देखते हैं जो किसी शॉप पर खड़े होकर स्नैक्स सेलेक्ट करने में लगा था और इसी बीच वहां से जाते वक्त उसे मैक्स की पत्नी निशा देख लेती है। वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। जिस पर आशु कहता है कि उसका भाई मैक्स अपने प्रोजेक्ट के लिए परेशान है, इसलिए वो भी परेशान है। अब हालांकि आशु उसे देशमुख बाई वाली बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन निशा के फोर्स करने पर वो उसे प्रोजेक्ट की सारी प्रॉब्लम्स बता देता है। इसके बाद रात को मैक्स आशु से मिलने आता है और चिल्लाता है, तुम्हें निशा को सारी प्रॉब्लम्स बताने की क्या जरूरत थी? तो आशु कहता है, मैंने उसे डायरेक्टली नहीं बताया था। लेकिन फिर भी मैक्स को आशु की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता और जाते वक्त वो वार्निंग देता है कि मेरे प्रोजेक्ट और फैमिली से दूर रहना। अब अगले सीन में आशु बाब्या पर नजर रखना शुरू कर देता है। बाब्या वही देशमुख बाई का छोटा बेटा। फिर बाब्या का पीछा करते हुए वो एक बार में जाता है और वहां उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो देशमुख बाई की फैमिली को हिला देगी। दरअसल उसे पता चलता है कि बाब्या गे है और वो लड़कों से संबंध बनाने के लिए वहां पर आता है। फिर आशु चुपचाप बाब्या का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे अपने भाई मैक्स को भेज देता है। इसके बाद मैक्स बिना देरी किए वो वीडियो सीधा जाकर देशमुख बाई को दिखाता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर देशमुख बाई को ना चाहते हुए भी मैक्स की शर्त माननी पड़ती है और वो अपने दोनों बेटों के साथ इन्वेस्टर्स पार्टी में शामिल होने आ जाती है। इस पार्टी में मैक्स और निशा बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके सिर से बड़ी टेंशन हट गई थी। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, जल्दी चलो, बाहर किसी गाड़ी में आग लग गई है। और जब मैक्स बाहर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो गाड़ी उसकी अपनी थी। तभी अचानक देशमुख बाई मैक्स को फोन करके कहती है कि तुमने क्या सोचा, मेरे बेटे का गे होना मेरी कमजोरी है? दरअसल देशमुख बाई को पहले से पता था कि उसका बेटा गे है। वो उससे कहती है कि बाब्या के पिता उसे मर्द बनाने के लिए बहुत मारते थे, जिसकी वजह से एक दिन मैंने ही उन्हें खत्म करवा दिया। तो जब मैंने उनको नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो? अब ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो वीडियो उसके लिए देशमुख बाई से छुटकारा पाने का आखिरी रास्ता था। और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत मैक्स और फ्रेडो से होती है, जो उसी विला प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ फ्रेडो मैक्स से कहता है कि तुम्हें अपने मामा संतोष गांवकर से मदद लेनी चाहिए क्योंकि उनके पास इतनी ताकत है कि वो देशमुख बाई और उसके लोगों को चुप करवा सकते हैं। दरअसल मैक्स के मामा संतोष गांवकर वहाँ के एमएलए हैं और इस प्रोजेक्ट में उनका बराबर का हिस्सा है। फिर जब मैक्स उनसे बात करने जाता है तो वो मैक्स पर भड़क जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में उसकी पहले ही काफी मदद की है, इसलिए अब उन्हें और लफड़ा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा चाहिए था। इसके बाद मैक्स तय करता है कि देशमुख बाई को हराने के लिए उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर वो ऑफिस जाकर आशु से मिलता है और कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैक्स चाहता था कि आशु देशमुख बाई के हर आदमी के बारे में पता लगाए ताकि पैसे देकर उन्हें अपनी तरफ कर सके। लेकिन इसके अलावा वो आशु को एक और खास नसीहत देता है कि वो देशमुख बाई के किसी आदमी से बात नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ शास्त्री कॉलोनी में रहकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। अब आशु ये प्लान अच्छे से समझ जाता है और शास्त्री कॉलोनी के लोगों का मैप बनाकर उनको नोटिस करना शुरू कर देता है। फिर काफी छानबीन के बाद आशु को देशमुख बाई के भांजे जनार्दन के बारे में पता चलता है। दरअसल जनार्दन और देशमुख बाई के बीच में पैसों को लेकर अनबन चल रही थी क्योंकि देशमुख बाई जनार्दन को उतने पैसे नहीं देती जितना वो काम करता था। अब आशु सोचता है कि देशमुख बाई को अंदर से तोड़ने का सबसे अच्छा मौका जनार्दन है, इसलिए वो उसे पैसे देकर अपनी तरफ कर लेंगे, जिसके बाद अपने आप टेंडर के साइन और जनता का सपोर्ट दोनों मैक्स को मिल जाएंगे। अगले सीन में हम शार्दुल को देखते हैं, जिसने अपनी बेटी रिया के स्कूल में ताइक्वांडो टीचर बनकर अभी अभी ज्वाइनिंग ली है। असल में शार्दुल इस विला प्रोजेक्ट के अलावा अपनी पारिवारिक जिंदगी से भी परेशान है। उसके और उसकी पत्नी राखी के बीच में डिवोर्स की बात चल रही है और वो नहीं चाहता कि तलाक के बाद रिया उसे छोड़कर चली जाए।
अब ताइक्वांडो सिखाने के बाद वो रिया से बातें करता है और चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि आशु मैक्स के घर जनार्दन वाली बात बताने आता है, लेकिन मैक्स घर पहुंचकर आशु को इरा के साथ देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि आशु एक सनकी है और अगर उसने इरा या निशा को कुछ किया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अब आशु मैक्स को 114 टेंडर और जनार्दन वाली बात बताता है कि हमें जनार्दन को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेना चाहिए, इसके बाद जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ये सुनकर मैक्स कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ डेटा इकट्ठा करो, आगे का प्लान मैं और शार्दुल संभाल लेंगे। फिर जाते वक्त मैक्स आशु को कहता है, आगे से याद रखना, अगर घर आओ तो फोन करके आना। तो ये सुनकर आशु को दुख पहुंचता है, लेकिन फिलहाल वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद रात को आशु एमी के घर डिनर करने जाता है, जहां खाना खाते खाते वो एमी से पूछता है, ये देशमुख भाई और जनार्दन का क्या चक्कर है। लेकिन एमी ये सुनकर भड़क जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आशु उसके साथ समय बिताने नहीं बल्कि मैक्स की तरफ से इंक्वायरी करने आया है, इसलिए अब वो आशु को घर से जाने को कह देती है। फिर हम देखते हैं कि आशु खुद जनार्दन से सौदा करने पहुंच जाता है और कहता है, मैं मैक्स को समझाकर तुम्हें देशमुख बाई से कई गुना ज्यादा रकम दिलवाऊंगा, लेकिन बदले में हमें कॉलोनी के सभी लोगों के सिग्नेचर चाहिए ताकि SIO फाइल में लगाकर ये प्रोजेक्ट पास करवाया जा सके। तो अब लालच में आकर जनार्दन इस डील के लिए मान जाता है, क्योंकि वैसे भी कर्जे की वजह से वो देशमुख बाई से काफी ज्यादा परेशान था। फिर अगली सुबह शार्दुल और आशु पेपर वर्क पूरा करके शास्त्री कॉलोनी पहुंचते हैं, लेकिन जब मैक्स के वकील लोगों के सिग्नेचर ले रहे होते हैं तभी देशमुख बाई का बड़ा बेटा सूर्या वहां आ जाता है और कहता है, ये सब तुरंत बंद करो। लेकिन जब शार्दुल नहीं मानता तो दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। अब आशु मौका देखकर वकील को चुपचाप वहां से निकालकर मैक्स के ऑफिस भेज देता है, ताकि जितने सिग्नेचर्स मिले हैं वो मैक्स तक पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद पुलिस आकर शार्दुल, सूर्या और आशु को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद रात को जेल में शार्दुल सूर्या से डील की बात करता है। वो जानता था कि इस लड़ाई में किसी को फायदा नहीं, इसलिए अगर मैक्स और देशमुख बाई थोड़ा झुक जाएं तो दोनों पक्ष डील पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्या को उसकी बात सही लगती है, इसलिए दोनों तय करते हैं कि शार्दुल थोड़ा सा मैक्स को मनवाएगा और सूर्या अपनी माँ को। लेकिन इन दोनों के हाथ मिलाने से अब आशु के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली थी, क्योंकि अगर ये डील तय हो गई तो उसका जनार्दन से किया वादा टूट जाएगा, जिसमें उसका हिस्सा भी तय था। अब अगली सुबह जेल से छूटने के बाद आशु सीधे मैक्स से मिलने पहुंचता है। वो उसे कहता है कि मैंने जनार्दन से सौदा किया था कि अगर आप उसे थोड़ी ज्यादा रकम देंगे तो वो कई लोगों के सिग्नेचर्स दिलवा देगा। अब ये सुनकर मैक्स भड़क जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम किसी से बात नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुमने बिना पूछे जनार्दन से सौदा किया। ये सुनकर आशु घबरा जाता है और तय करता है कि आगे से वो मैक्स के किसी भी काम में हाथ नहीं डालेगा, और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स और शार्दुल देशमुख बाई से डील करने जाते हैं, लेकिन शार्दुल की पत्नी राखी बार बार उसे फोन करके डिस्टर्ब कर रही होती है। इस बीच सूर्या और देशमुख बाई तय करते हैं कि 3 नहीं तो कम से कम 1 विला और थोड़ा पैसा तो मिलना चाहिए। तो काफी सोचने के बाद मैक्स डील के लिए मान जाता है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये छोटा इन्वेस्टमेंट वो कर सकता था। फिर सब सेट होने के बाद मैक्स और शार्दुल जश्न मनाते हैं। यहाँ आशु भी दूर से उन्हें देख रहा होता है, लेकिन मैक्स उसे देखकर अपने पास बुलाता है और आज पहली बार मैक्स आशु को थैंक्स कहता है कि तुम्हारी मदद के बिना ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। इसके बाद बातों बातों में शार्दुल आशु के हकलाने का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बचपन की बातें याद दिलाने लगता है। शार्दुल ये सब मजाक में कहता है, लेकिन आशु इसे दिल पर लगा लेता है। पर तभी निशा ये देखकर वहां आती है तो शार्दुल से कहती है कि उसे परेशान मत करो। फिर हम देखते हैं कि आशु एमी के घर उससे मिलने जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जनार्दन और उसके आदमी एमी के घर के बाहर बैठे होंगे। फिर जैसे ही वो आशु को देखते हैं तो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब जनार्दन उससे कहता है कि तुम्हारी डील मेरे साथ थी, लेकिन मैक्स और शार्दुल ने देशमुख बाई से सौदा कर लिया, तो अब मेरा क्या होगा। लेकिन आशु उससे कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, अभी साइन नहीं हुआ है, इसलिए मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। तो जनार्दन ये सुनकर उसे आखिरी धमकी देकर चला जाता है कि अगर सौदा पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इस बीच एमी आशु की हालत को देखकर घर से नीचे आ जाती है और इसी के साथ 3rd एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में एमी आशु को उठाकर अपने घर ले आती है
और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब तक इतना वक्त साथ बिताने के बाद आशु और एमी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, तो इसी के चलते वो दोनों उसी रात इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर अगली सुबह जब आशु कहीं जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात निशा से होती है। अब निशा कहती है, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों कुछ दूरी पर पहुंचते हैं तभी अचानक 4 लोग निशा की कार पर हमला कर देते हैं। अब पहले तो वो लोग निशा के साइड का शीशा तोड़कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आशु कार से बाहर निकलता है तो वो उसे बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद जब वो वहां से चले जाते हैं तो आशु निशा से कहता है कि इनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लो। ये सुनकर निशा फौरन वो नंबर मैक्स को भेज देती है और हॉस्पिटल में उसे बताती है कि उन लोगों ने आशु को बहुत मारा। अब आशु की हालत को देखते ही मैक्स का शक सीधा देशमुख बाई पर जाता है, इसलिए वो शार्दुल से कहता है कि जरूर देशमुख बाई ने अपनी मांग बढ़ाने के लिए ये सब किया होगा। लेकिन शार्दुल उससे कहता है कि सूर्या ऐसा कभी नहीं करेगा। असल में उस रात जेल में शार्दुल और सूर्या के बीच में काफी बातें हुई थी और शार्दुल को एहसास हो गया था कि सूर्या चाहे कितना भी गलत काम करे लेकिन वो और उसकी माँ किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। मतलब एक बार जुबान दे दी तो दे दी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आशु से मिलने डीसीपी लीना आती है। अब लीना को उस पर शक होता है कि आशु कोई गेम खेल रहा है, क्योंकि वो उसे पिछले 14 सालों से जानती है, क्योंकि आज तक कभी बिना वजह किसी ने आशु पर हमला नहीं किया। फिर लीना आशु को समझाती है, देशमुख बाई से दूर रहो और अगर हमले के बारे में कोई जानकारी मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। इसके बाद लीना वहां से चली जाती है। फिर रात को हम देखते हैं कि जनार्दन आशु से मिलने आता है, जहां आशु कहता है हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि मैक्स को देशमुख बाई और सूर्या पर शक है, इसलिए वो जल्द ही अपनी डील उनके साथ कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर आशु की बात से साफ हो जाता है कि यह हमला खुद आशु ने ही जनार्दन से कहकर करवाया था। असल में आशु जानता था कि मैक्स निशा और उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए अगर देशमुख बाई से डील कैंसिल हो गई तो सौदे का सबसे बड़ा दावेदार जनार्दन बन जाएगा। अब कुछ घंटों में पुलिस को सूर्या के घर से वही नंबर प्लेट वाली कार बरामद हो जाती है, जिसके बाद वो सूर्या को पकड़कर अंदर कर देते हैं। फिर पुलिस की एक टीम मैक्स के घर भी जाती है ताकि मैक्स सूर्या के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाए, लेकिन मैक्स कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। हालांकि निशा मैक्स को समझाती है कि उन लोगों ने मुझे और आशु को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए अगर तुम अब भी कंप्लेंट नहीं करवाओगे तो सूर्या कस्टडी से छूट जाएगा। अब इस तरह निशा की बातें सुनकर मैक्स कंप्लेंट दर्ज करवाना तो चाहता था, लेकिन देशमुख बाई के कहर और अपने विला के प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर वो कंप्लेंट नहीं करवाता। फिर अगले सीन में जनार्दन देशमुख बाई से मिलने आता है, जहां देशमुख बाई उससे कहती है कि लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि तुमने ही सूर्या को अंदर करवाया। ये सुनकर जनार्दन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराहट में कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन जनार्दन के इतना कहते ही देशमुख बाई हंस पड़ती हैं। दरअसल वो जनार्दन के साथ मजाक कर रही थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जनार्दन उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। आगे हॉस्पिटल में आशु से मिलने शार्दुल आता है और शार्दुल उससे कहता है, सच सच बताओ वो हमला तुम पर किसने करवाया, क्योंकि मुझे ये बात कुछ सही नहीं लग रही। असल में शार्दुल आशु को बचपन से जानता था और उसे पता था कि आशु कन खजूरे की तरह है, जिसके होने का एहसास आदमी को तब तक नहीं होता जब तक कि वो आदमी की जान पर ना बनाए। अब आशु उससे कहता है कि बेकार का दिमाग लगाना बंद करो, यह हमला देशमुख बाई ने ही करवाया, क्योंकि तुम सूर्या को पट्टी पढ़ा सकते हो लेकिन उसकी माँ को नहीं। अब ये सुनकर शार्दुल को गुस्सा आता है और वो मैक्स के पास जाकर उसे समझाता है कि हमें देशमुख बाई पर शक नहीं करना चाहिए, वो अपनी बात से कभी मुकरेगी नहीं। लेकिन इस बार मैक्स शार्दुल की बात सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो निशा को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि निशा चाहती थी कि मैक्स सूर्या के खिलाफ कंप्लेंट करवाए और अगर अब शार्दुल देशमुख बाई की साइड लेगा तो मैक्स की फैमिली में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। फिर काफी सोचने के बाद अगली सुबह शार्दुल और फ्रेडो मैक्स के मामा संतोष गांवकर के पास जाकर सारी बात बताते हैं कि मैक्स नहीं माना तो ये प्रोजेक्ट डूब जाएगा। और जब मैक्स को ये बात पता चलती है तो वो इस हरकत से खुश नहीं होता, क्योंकि उसने अपने साथियों से कहा था कि मामा जी की हमें कोई मदद नहीं चाहिए। पर अब संतोष मैक्स को समझाते हैं कि तुम्हें कंप्लेंट नहीं करवानी चाहिए और लोग जो कहें सो कहें, लेकिन अभी सिर्फ विला प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। इस तरह अब सभी के कहने पर मैक्स वो कंप्लेंट नहीं करवाता, जिससे सूर्या को जेल से रिहाई मिल जाती है। ये पता चलते ही अब आशु की धड़कनें बढ़ जाती हैं,
क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि आज रात जनार्दन उसे मार डालेगा। अब हम देखते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल में आकर आशु को कुछ खास बात बताता है। वो कहता है कि मुझे हिम्मत और फोकस करने की ताकत मेरे विला प्रोजेक्ट की होर्डिंग्स से मिलती है। मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े सपने सजाए हैं और जब मैं उन होर्डिंग्स को देखता हूँ तो मेरा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। फिर मैक्स की बातें सुनकर आशु के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और इसके बाद जब रात को जनार्दन उसके पास आता है तो वो उससे कहता है कि तुम मैक्स की होर्डिंग्स पर काली शाही लगा दो और उसे खराब कर दो। अब आशु को यकीन था कि जब मैक्स बर्बाद होर्डिंग्स को देखेगा तो उसका खून खौल उठेगा और देशमुख बाई और सूर्या को मैक्स के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। अब अगली सुबह आशु का तीर सही निशाने पर बैठता है क्योंकि काली शाही वाली होर्डिंग्स को देखकर मैक्स खुद को शांत नहीं रख पाता और उसके मन में ख्याल आते हैं कि देशमुख बाई और सूर्या दोनों माँ बेटे ही असली गद्दार हैं। तभी हम देखते हैं कि गोंजेला नाम की एक लेडी मैक्स को फोन करती है और पूछती है कि क्या तुम शार्दुल की बेटी रिया को साथ रखने के लिए गारंटर बनोगे। दरअसल मैक्स ने शार्दुल से वादा किया था कि वो उनके और रिया के रिश्ते की गारंटी लेगा, लेकिन होर्डिंग्स को देखकर मैक्स अपनी बात से मुकर जाता है और गोंजेला से कहता है कि मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता और मुझे विश्वास नहीं कि रिया शार्दुल के साथ खुश रहेगी। ये कहकर वो फोन काट देता है और सीधा आशु को फोन करता है। फिर यहाँ पर आशु अपनी नई चाल चलता है और मैक्स से कहता है कि अब हमें जनार्दन को अपनी टीम में शामिल करके देशमुख बाई को खत्म करना होगा और इसके बाद जब काम पूरा हो जाएगा तब हम अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। असल में आशु ने देशमुख फैमिली से छुटकारा पाने की तरकीब पहले से ही सोच रखी थी। उसका प्लान था कि पहले वो जनार्दन को अपनी साइड करके देशमुख बाई और सूर्या का खून करवाएगा और फिर लीना को फोन करके पुलिस से जनार्दन की गाड़ी से देशमुख बाई की लाश बरामद करवाएगा, जिससे दोनों भाइयों के रास्ते के कांटे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ समय के बाद वो आखिरकार अपने प्लान में कामयाब हो जाता है क्योंकि सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। देशमुख बाई और सूर्या के कत्ल के इल्जाम में जनार्दन जेल भेज दिया जाता है और जनार्दन को जेल होने के बाद मैक्स और आशु जश्न मनाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ शार्दुल और फ्रेडो मैक्स की इस हरकत से उसके ऊपर से अपना भरोसा खो रहे थे और इसी के साथ ये 4th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अब आगे के एपिसोड्स मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज के अगले एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।